पार्ट ए पार्ट बी क्या है, तो पार्ट ए पार्ट बी सब मैंने डिस्कस किया था। ये एक्चुअल में सारे वोकेशनल कोर्स में पार्ट ए कॉमन होता है। 9th 10th 11th 12th में ये पार्ट ए सब में आता है। पार्ट ए में आपको बच्चों कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बेसिक आइडिया लेना है, और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और आईसीटी। तो आईसीटी हमारा सिलेबस का ही पार्ट है, जो हमारा जो पार्ट बी का सिलेबस है उसी में हम आईसीटी भी कर रहे हैं, तो ये भी उसी के साथ ही तैयार हो जाएगा। तो ये तीन आपको करना है। पार्ट बी है वो देखते हैं। और बी पार्ट ए में कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट और आईसीटी ये अच्छे से करना है। और पार्ट बी को बता रहा हूँ मैं। पार्ट बी में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का फंडामेंटल, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया था उसमें क्लासेज में। डिजिटल कंप्यूटर का डायग्राम वगैरह, और उसके पार्ट क्या हैं, सीपीयू के कई सारे पार्ट्स हैं, रैम रोम, और इनपुट आउटपुट की एग्जाम्पल। तो यही आपको यूनिट पूरी अच्छे से करनी है। अभी ज़्यादा सिलेबस अभी रखा नहीं, बिकॉज ज़्यादा हमने डिस्कस कर भी नहीं पाए थे हम वहाँ पे। तो पहला यूनिट आ रहा है, और इस यूनिट में जब जाएंगे एनसीईआरटी वाली बुक में, तो इसके 3 चैप्टर हैं, और थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम हल्का फुल्का पढ़ना है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं क्या। तो पहली यूनिट आपको अच्छे से रेडी करनी है। और टोटल आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का पेपर है, 60 नंबर का पेपर बनाया गया है। तो मैक्सिमम पोर्शन आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन है, तो उसको आप ध्यान से करेंगे तो आपके स्कोर हो जाएंगे नंबर। लिखने वाले भी हैं। तो पार्ट बी में यूनिट 1 आ रहा है, जिसको भी सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं तो बता रहा हूँ मैं। यूनिट 1 कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, एनसीईआरटी की बुक जो मैंने शेयर करी हुई है वहीं से। यूनिट 1 में कितने चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर आपको वो करना है यूनिट 1 का। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएं। और पार्ट ए जो है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। इसमें हमने शुरू के 3 ये रखे हुए हैं, तो इसी से क्वेश्चन इक्का दुक्का, लेकिन ज़्यादा वेटेज हमारा यूनिट 1 का ही है। और उसको मैं टॉपिक वाइज अब समझाने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप इसको तैयार। अब आते हैं डिटेल आपका जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की बुक जो आप फॉलो करेंगे, तो ये हमने ग्रुप पे डिस्कस भी कर लिया है ऑलमोस्ट। इसी से आपको और आप क्लियर हो जाएगा कि जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आप क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट बी में आप पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सिस्टम का फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट, और बेसिक क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो वो मैं भी आज डिस्कस भी कर लूँगा। तो ये मेन आपका ये है, इसमें से थोड़ा सा हल्का सा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा। चलो अब सिलेबस में मैं जा रहा हूँ वापस। चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 में आप क्या क्या पढ़ लेंगे ताकि आपका काम हो जाए। मेन एग्ज़ाम में तो आप सारी तैयारी करना, अभी चूँकि हमारा कंटेंट ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं था, इस चक्कर में मैं चीज़ें ये बता रहा हूँ। हाँ, इसमें सबसे पहले इसमें जो आप कवर करेंगे टॉपिक, बच्चों नोट करते जाना। मैं ठीक है। वोल्टेज आप समझ लेना, वोल्टेज का क्या कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज वगैरह, वोल्टेज करंट। ठीक है। वोल्टेज करंट नॉर्मल आपने साइंस में भी करा हुआ। उसके बाद से ये यहाँ से क्वेश्चन बच्चों मिल जाएगा आपको कि सेमीकंडक्टर क्या है, और सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल। तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, और आज की डेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से जो पॉपुलर हैं, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आईसी होती है। आईसी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप्स आ रही हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। आईसी चिप जो है वो कुछ ऐसा, जैसा आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने देखा हो, और तो उसमें दुनिया भर के सर्किट लगे होते हैं, तो कुछ ऐसा ही दिखता है ये आईसी चिप। चाहे रैम का कार्ड हो या रोम की चिप हो, ऐसे कुछ दिखता है। और इसी पे रखे रहते हैं ट्रांजिस्टर बहुत सारे। तो इन सबको जो जो ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर और गाने सुनने वाला मत समझ लेना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईसी चिप है। ट्रांजिस्टर एक आपका मेमोरी एलिमेंट मान सकते हो, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलके आईसी चिप बनाते हैं। तो उसी में उसको जो बनाने के लिए मटेरियल यूज होता है, तो लोहा सोना चांदी नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेमी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि सेमी कंडक्टर के फीचर क्या हैं, और कैसे ये बिहेव करता है। और यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कई बार पूछते रहते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि सिलिकॉन और जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, तो वो बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके। तो इसको आपको याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। और सेमीकंडक्टर से ही क्या बनता है, ट्रांजिस्टर, जो जितने भी आपके मेमोरी के एलिमेंट हैं, रैम रोम, आपका ये प्रोसेसर, ये सब कुछ जो पूरा सर्किटरी है कंप्यूटर वाली, उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का रोल बहुत ज़्यादा है। सबसे ख़ास बात है कि प्रोसेसर, आपने जो नाम सुने हैं, सीपीयू का जो प्रोसेसर होता है, उसको बनाने में भी इन्हीं मटेरियल का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अमेरिका में इसी नाम से एक जगह है जहाँ पे चिप बनाई जाती है, कंप्यूटर की चिप बनती है, तो उस जगह का नाम है बच्चों सिलिकॉन वैली। तो कंप्यूटर का पूरा हब है, हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, एक जगह जहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा इंटेल, एएमडी, ये उसी नाम से हैं। सिलिकॉन तो मटेरियल था, इसी नाम से उन्होंने पूरा एक टाउन वहाँ पे है, एक पूरा एरिया है। तो उसी तरह इंडिया में अगर बोलें कि सिलिकॉन वैली इंडिया का कौन सा है, तो बेंगलुरु आपका जो है वो इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। कुछ अब जो आपका पूरा पोर्शन है ये हैदराबाद, वो भी आपका सेकेंड मैन्युफैक्चरर है हार्डवेयर के। ये हमें यहाँ से सेमीकंडक्टर का टॉपिक अच्छे से कर लेना है कि कैसे सेमीकंडक्टर बनता है, मटेरियल क्या है। दूसरा जो आप टॉपिक अच्छे से इसमें करेंगे चैप्टर 1 में, डायोड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो करंट के फ्लो को अलाउ करती है, ठीक है। और सबसे जो अच्छी जानकारी इसमें समझनी है कि इसके दो फेज होते हैं, जैसे आप बोलें कि अर्थ के दो होते हैं फेज, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो कोई भी डायोड होगा, डायोड मतलब डाय मतलब दो हैं, यहाँ दो समझ में आ रहे हैं, तो दो इसके ध्रुव हैं या दो इसके जो एंड पॉइंट समझ सकते हो वो भी आप समझ लो। तो एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि डायोड है क्या, किस काम में आता है, और सेमीकंडक्टर से ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप समझें। तो यहाँ से आप डायोड, सेमीकंडक्टर, वोल्टेज, ये सब चीज़ें अच्छे से इस चैप्टर से तैयार करिए। अभी जो मैं समझा रहा था, देखो बच्चों, ये सबसे पहले ये अभी समझा भी रहा था ट्रांजिस्टर, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ट्रांजिस्टर भी एक क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अभी नाम आ गया सेमीकंडक्टर का नाम। तो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और उसी का यूज़ करके आपका जितने भी ये सेमीकंडक्टर वाले डिवाइसेज हैं सब बनती हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसमें क्या है, वो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब जो ये सब इसमें दे रखे हैं वो आप मेन एग्ज़ाम के लिए तो करना ही है। हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगला है, देखो मैंने अभी आईसी का नाम लिया था, तो आईसी भी यहाँ पे देखो समझाया हुआ है, तो मैं आपको समझा भी रहा था आईसी। तो आईसी क्या है, आईसी कैसे बनती है, तो इसी जो ये जो आपको ये दिख रहा है ना कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट पे बहुत सारे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो माउंट कर दिए जाते हैं। माउंट करके पूरे, मतलब अगर एक सिंगल एरिया हो सकता है जहाँ पे लाखों हजारों ट्रांजिस्टर माउंट किए जा रहे हैं, और तब जाके एक आईसी चिप तैयार होती है, ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर, देखो यहाँ मेमोरी, अभी मैं बात कर रहा था, सेमीकंडक्टर से प्रोसेसर बनेगा, सेमीकंडक्टर से मेमोरी बनेगा। और आज आज की डेट में बता रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे, मतलब आज तक अभी इंडिया में अभी तक पिछले साल तक प्रोसेसर चिप बनता ही नहीं था, पूरा हार्डवेयर चाइना बनाता था, यूएसए बनाते थे, ब्रिटेन वगैरह बनाते थे। लेकिन अब जाके इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और इधर पंजाब की साइड में सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मटेरियल है, उससे बनाने वाली जो डिवाइसेज हैं, उनके प्लांट पहली बार अब जाके इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो ये था आईसी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर चिप फॉर सीपीयू। ट्रांसफार्मर को समझना है थोड़ा सा, ये आप तैयार कर लेना, ट्रांसफार्मर का काम कैसे होता है।
कैसे ये काम करता है, इसमें कौन सी करंट जाती है, ये आप ध्यान से समझेंगे। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसी वोल्टेज, एसी का मतलब होता है एनालॉग सर्किट, ठीक है। एसी, डीसी का मतलब क्या होता है, डिजिटल, डायरेक्ट करंट भी होता है। तो यहाँ पे एनालॉग करंट सिग्नल होगा, ठीक है, एनालॉग करंट, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट करंट आता है, डीसी। तो यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की फंक्शनैलिटीज़ यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से, और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या, कैसे काम करता है, और एसी पे चलता है कि डीसी पे चलता है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। और दो तरह के बच्चों ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि ट्रांसफार्मर की जो फंक्शनैलिटी है, तो ट्रांसफार्मर नाम ही है, जैसे आपने ट्रांसफार्मर, कई बच्चों ने मूवी भी देखी होगी, ट्रांसफार्मर का मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे। तो करता क्या है ये वोल्टेज की जो सप्लाई है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज का है तो स्टेप अप हो गया, स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज आ रहा है उसको भेज रहा है अप करके। स्टेप डाउन तो जो तो वोल्टेज को मॉनिटर करने में काम आता है, तो वहीं ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। आपने कई बार अपने आसपास के इलाकों में ट्रांसफार्मर देखा होगा, और कई लोग आजकल घर पे भी ट्रांसफार्मर का जो छोटा मॉडल है वो लगाते हैं अपने घर पे, ताकि जब भी फ्लक्चुएशन हो लाइट वगैरह का, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो वो क्या करता है, आपके घर की जो वोल्टेज की सप्लाई है वो मेंटेन करता है, जो उसकी रिक्वायर्ड सप्लाई है उसी लेवल पे रखता है। ये इसका मेन काम है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो चैप्टर 1 की तैयारी हो जाएगी बच्चों। ये आपका चैप्टर 1 में अभी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इसको आपको गो थ्रू कर लेना। इस बाकी चीज़ें आप अभी, हाँ एक चीज़ और है इसमें, यूपीएस वगैरह का थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, बैटरीज के बारे में बता दूँ। एसएमपीएस, एसएमपीएस और यूपीएस, दो चीज़ें आप और करेंगे इसमें से। तो जिन्होंने डेस्कटॉप सिस्टम वगैरह या ध्यान से नहीं देखा होगा, तो उनके लिए बस ये समझना, बाकी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा यूपीएस क्या होता है। यूपीएस का मतलब है, जैसे घर में आप इन्वर्टर लगाते हो तो क्या होता है, इन्वर्टर एक यूपीएस का बड़ा फॉर्म है। मतलब जैसे लाइट जाती है, अपने आप लाइट आप घर में रहती है बिकॉज ऑफ आपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है। तो साफ से देखो यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे तो इन्वर्टर है ये पूरा। तो बैटरी रहती है और इन्वर्टर रहता है, तो उसी को पूरे को बोलते हैं कि घर में हमने इन्वर्टर लगा दिया। तो समझो कि जो यूपीएस है ना, यूपीएस को जनरली डेस्कटॉप के नीचे लगा के रखते हैं, थोड़ा सा इसका जो बैटरी की जो साइज होती है छोटी होती है। कुछ इसी तरह का एक क्यूबॉइड फॉर्म का आपको डिब्बा दिखेगा, जनरली लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप के साथ यूपीएस। लैपटॉप के साथ तो बैटरी ऑलरेडी रहती है चार्ज वाली, तो नहीं लगाते हैं इसमें। इसी तरह का कुछ आपका क्यूबॉइड का डिब्बा होगा, इसी में आगे यहाँ बटन वगैरह होंगे, तो ये यूपीएस। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है इसमें, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो यूपीएस का मतलब होता है कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी डिस्टरबेंस के क्या मिल रही है आपको, पावर सप्लाई मिल रही है। तो फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखेंगे आप, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। और इसका डायग्राम अगर आपको मैंने अभी समझाया था कि बैटरी प्लस इन्वर्टर, तो जो आपने घर में अपना सेटअप देखा होगा या किसी और के घर में भी जहाँ भी इन्वर्टर लगा, अगर आपके घर में नहीं है तो वहाँ भी आपने सेटअप जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो वहाँ बड़ी बड़ी बैटरीज लगी होती हैं, प्लस एक वहाँ पे एक इन्वर्टर वाला जो उनकी डिवाइस होती है, वो जो बैटरी को चार्ज करने में और पावर सप्लाई को वहाँ पे शेयर करने में काम आता है। तो ये है यूपीएस, इसको करेंगे आप। और ये कंप्यूटर के अंदर होता है बच्चों, ये कौन चीज़ है, कंप्यूटर के अंदर भी तो वोल्टेज आ रही है सप्लाई। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक आपका पावर सप्लाई की डिवाइस होती है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही हार्डवेयर का है, तो हमें जगह जगह हार्डवेयर के नाम और उनका काम समझना है। तो ये कंप्यूटर जब सीपीयू आप देखते हैं ध्यान से ना, तो सीपीयू में तो मदरबोर्ड होता है, ये हमने क्लास में बताया था, और प्लस पावर सप्लाई के लिए जो डिवाइस होती है ये पीछे लगी होती है। जैसे पावर केबल दे रहे हैं यहाँ से, पावर केबल जा रही है, तो पावर सप्लाई का काम आगे कौन कर रहा है, यही करता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसका पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, शॉर्ट में इसको बच्चों बोलते हैं। इसको कई बार फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। तो ये
स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो इसका मेन काम आपको क्या समझाना है कि सीपीयू को जो पावर सप्लाई दी जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन जो सीपीयू के अंदर होता है और कन्वर्जन होता है पावर का, उसमें ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है एसएमपीएस, जो सीपीयू को पावर सप्लाई देता है और कन्वर्ट भी करता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। तो इसके कई सारे कंपोनेंट हैं। वोल्टेज पावर की सप्लाई, हिसाब से आप यहाँ जाएंगे तो और डिटेल में लिखा है कि इट हेल्प्स स्प्लिट द पावर टू मदरबोर्ड। अब सीपीयू के अंदर तो बहुत सारी डिवाइसेज हैं, रैम है, रोम है, प्रोसेसर अलग से है, तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो मदरबोर्ड को भी पावर सप्लाई चाहिए, हार्ड डिस्क को भी चाहिए, फ्लॉपी ड्राइव को भी चाहिए। तो उनका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है लिखा हुआ है स्विच्ड मोड, मतलब बदलता रहता है और सेपरेटली पास करता है, दिखा हुआ लिखा हुआ सप्लाई सेपरेटली। ठीक है, तो हर एक पार्ट को, डेस्कटॉप जो पीसी आपका है उसके हर एक पार्ट को पावर सप्लाई मिलने में ये हेल्प करता है एसएमपीएस। और फिर आ जाएंगे सीधे आप यहाँ पे, ट्रांसफार्मर क्या है, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो वोल्टेज आपका सप्लाई का काम करता है ये। तो सप्लाई कई बार ज़्यादा आ रही है तब भी बैलेंस करेगा, कम आ रही है तब भी बैलेंस करेगा, तो पूरा काम इसका ही होता है और एसी सिग्नल पे काम करता है। दूसरा है आईसीज वगैरह का रोल क्या है, सेमीकंडक्टर की मेमोरीज के बारे में पढ़ लिया। और फिर आ जाएंगे आप बैटरी या यूपीएस या आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस के बारे में भी हम बात कर ही रहे थे, और प्लस आपको यूपीएस के बारे में। तो ये आपका चैप्टर 1 इतना आपको तैयार कर लेना है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में हमने क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था, तो बाकी मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप करेंगे। तो जो सबसे पहला काम है कंप्यूटर वाले में, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये रेडी करेंगे कि हार्डवेयर किसको बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। पहला टॉपिक आप याद करेंगे। आप इन सब टॉपिक से डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन होंगे और इसमें आप बड़े आराम से कर भी लेंगे, तो तैयारी करके आएंगे तो अच्छा आप स्कोर करेंगे। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये आपको छोटी क्लास से बताया जा रहा है कि हार्डवेयर है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। एग्जांपल क्या कर दिया, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, दीज आर द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं। जब भी आप सॉफ्टवेयर समझाओगे तो सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये सबसे ज़रूरी लाइन है। उसके बाद फिर बताएंगे आपकी सॉफ्टवेयर को हम केवल टच और देख सकते हैं, लेकिन सॉरी टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको बताना है कि ये लॉजिकल है, ये आपका फिजिकल कंपोनेंट है। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल और सॉफ्टवेयर इज़ द लॉजिकल। और इसको आप केवल देख और फील कर सकते हो, वी कैन सी एंड फील। और हार्डवेयर में क्या, हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है, एंड्रॉयड, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, फोटोशॉप, दीज आर द सॉफ्टवेयर। ये आप तैयार करेंगे। उसके बाद से कंप्यूटर का मैंने क्लास में एक डायग्राम बनवाया था, तो वो अच्छा डायग्राम है, इसमें उतना अच्छा दिया नहीं, तो वो डायग्राम आप क्लास वाला रेडी कर लेना। ठीक है, और इनपुट आउटपुट का कैसे होता है वो समझाना है कि इनपुट कैसे होगा, डिवाइसेस बता दो, प्रोसेसिंग क्या होगी, आउटपुट क्या होगा, इसको भी आप रेडी करेंगे, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। सीपीयू के कंपोनेंट है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, तो सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीपीयू के रजिस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू को आप डिटेल में ये टॉपिक वाइज तैयार कर लेना, सीपीयू से भी आपको अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, आप अच्छे से तैयार करके आएंगे तभी आप लिख भी पाएंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, बसेज और क्लॉक। तो सीपीयू का फुल फॉर्म और उसके कंपोनेंट, एएलयू और रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, बसेज, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे तो हो जाएगा काम। इससे फ़ायदा है कि आपकी मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी होनी है, जब आपका फाइनल टर्म आएगा तो ये चीज़ें वहीं सब करनी है, तो एक बार तैयार रहेगा तो वहाँ भी काम होगा। उसके अलावा जो अगला जो मेन आपका जो पोर्शन है जो कवर करना है, हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, मेमोरी यूनिट।
मेमोरी यूनिट को हमने अलग अलग समझाया था कि मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल कौन से हैं, तो रैम और रोम, दोनों की फुल फॉर्म और दोनों का काम अच्छे से इसको तैयार करो कि रैम का काम क्या है, रैम कैसे डेटा स्टोर करता है, तो इसमें से आप जाएंगे डिटेल में। तो कौन सी परमानेंट है, मैंने क्लास में करवाया था वोलाटाइल, तो क्लास का जो नोट्स है उसी को आप तैयार कर लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। बाकी इसमें भी सिंपल लैंग्वेज में दिया है। तो आपको सिखाया गया था कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, ठीक है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए अपना डिस्कशन इसको अच्छे से हमने वहाँ पे कर लिया था। तो वोलाटाइल में क्या होता है, तो अभी अब मैं दोबारा समझा देता हूँ। वोलाटाइल का मतलब है कि पावर सप्लाई हटाते ही डेटा हो जाता है लॉस, ठीक है। तो डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज़ इंटरप्टेड। अगर पावर सप्लाई चली गई है तो वो कौन सा होता है, रैम। तो रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें खास बात क्या होती है कि जब तक पावर सप्लाई सिस्टम में रहेगी तब तक रैम में डेटा रहता है, पावर सप्लाई हटाते ही डेटा गायब। नॉन वोलाटाइल कौन सा होता है, रोम। रोम भी नॉन वोलाटाइल है। अगर सेकेंडरी मेमोरी पे जाएंगे तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सब ये नॉन वोलाटाइल है। तो अभी आपको याद रखना है वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में रैम इज़ द वोलाटाइल एंड रोम इज़ द नॉन वोलाटाइल। और इसकी फीचर्स वगैरह आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब कैश मेमोरी भी है। कैश मेमोरी क्या होती है, यहाँ पे जब भी सीपीयू को डेटा हार्ड डिस्क से लाना पड़ता है तो वो डेटा बार बार नहीं ले आता। जो डेटा फ्रिक्वेंट डेटा हैं जो बार बार लाए जा रहे हैं तो उसको वो कैश मेमोरी में स्टोर करता है ताकि उसका एक्सेस टाइम जो है वो बचेगा। लिखा हुआ है कि सीपीयू जो रजिस्टर हैं और रैम, उन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये रैम है और ये प्रोसेसर है और बीच में कैश मेमोरी लगा हुआ है, और आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये पूरा मेमोरी का अरेंजमेंट है। तो सीपीयू को चाहिए डेटा, और डेटा है यहाँ पे हार्ड डिस्क में इतनी दूर रखा हुआ है, और बीच में रैम है, कैश मेमोरी। तो पास में रहेगा तो जल्दी सीपीयू उसको एक्सेस करेगा ना, प्रोसेसर। तो करते क्या हैं कि जो हार्ड डिस्क का परमानेंट डेटा है उसकी उसको जो पहली बार एक्सेस की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो डेटा यहाँ चला आएगा और यहाँ पे रखा रहेगा। तो हो सकता है कि अगर सीपीयू बार बार उसी डेटा को रेफ़र कर रहा है तो हम वापस हार्ड डिस्क में बार बार नहीं जाएंगे, टाइम बचेगा, डायरेक्ट हम कैश मेमोरी से ले लेते हैं। तो इसको वन लाइन में कैसे बताएंगे कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है कैश मेमोरी की, और इससे हमारा सीपीयू का डेटा एक्सेस टाइम बच जाता है। तो ये हमारी जो सिस्टम की स्पीड है उसको अच्छी रखता है। डेटा एक्सेस का टाइम अगर कम होगा तो हमारा प्रोसेसर अच्छे से काम करेगा, टाइमली परफॉर्म करेगा। बाकी फिर प्राइमरी मेमोरी मैंने अभी बता ही दिया। प्राइमरी में आपके रैम रोम हो गए। सेकेंडरी में तो कई सारे हैं, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ठीक। और ये सब भी आप याद कर लेना, सब लिखवाया था कि 1 बाइट, 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सब चीज़ें आप मेमोरी के हिसाब से लर्न कर लेंगे। तो मेमोरी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो मेमोरी प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ये सब अच्छे से आप तैयार कर लेना। अब सेकेंडरी मेमोरी में आपको अच्छे से तैयार करना है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क की तैयारी आप पूरी अच्छे से करेंगे कि हार्ड डिस्क का क्या है फुल फॉर्म। तो हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ पहले अच्छे से, और इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेंगे। ये देखो, ये आपका हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट है। हार्ड डिस्क का जो इंटरनल पार्ट है, हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क इज़ द सेकेंडरी मेमोरी, और ये होती है वोलाटाइल। डेटा इसमें परमानेंटली सेव होता है। पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि हार्ड डिस्क है क्या। तो हार्ड डिस्क हमारी यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव है, और ये पूरा जो ये आपको सर्कल जैसा दिख रहा है, ये पूरा का CD DVD जैसा दिखता है इसमें, ये पूरा प्लेट, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, और इसके जो मेन मेन कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्लेटर है ये पूरा, जो प्लेट जैसा दिख रहा है सर्कल के शेप का, इसको बोलते हैं प्लेटर।
बीच में एक मोटर लगी होती है जिसका नाम है स्पाइंडल मोटर। प्लेटर को सपोर्ट कौन देता है? तो एक प्लास्टिक या जो स्टील वगैरह की मटेरियल की यहाँ पे एक बेस प्लेट होती है पीछे, जो आपको यहाँ नीचे सपोर्ट दे रही है इसको। तो दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट। तो क्वेश्चन कैसे रहता है कि फिजिकल कंपोनेंट कौन से हैं हार्ड डिस्क के वो बताओ, और लॉजिकल कौन से हैं तो वो बताओ। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, हार्ड डिस्क का फिजिकल कंपोनेंट बता रहा हूँ, जो आपके सामने भी डायग्राम के फॉर्म में है। स्पाइंडल, प्लेटर, बेस प्लेट, और भाई हार्ड डिस्क है, डेटा इस पर लिखा जाएगा ना, ऐसे डेटा इस पर राइट किया जाता है और वापस डेटा इससे लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रीड करना। जब इससे आप डेटा एक्सेस करोगे तो डेटा रीडिंग का काम होता है, जब इसमें डेटा सेव करोगे तो उसको बोलते हैं राइटिंग करते हैं, डेटा राइट कर रहे हैं इसमें। तो वो कौन करता है? वो हेड करता है, ये हेड। हेड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऐसा, ये इस तरह का ये घूमता रहता है और घूमेगा, और इस पे पूरा घूम घूम के ये प्लेटर जो है इसको घुमाते रहते हैं, और हेड इस पे राइट करता रहता है। जैसी भी कमांड बाहर से मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसी हिसाब से ये अपना अलग अलग प्लेटर्स पे जाके राइटिंग का काम, डेटा को रीड करने का काम करता है। और हेड को चलाने का जो जिम्मा है वो आपका पेयोट और एक्यू एक्यू एक्चुएटर, वीसीएम एक्चुएटर। तो वीसीएम एक्चुएटर और ये पेवट, ये दोनों मिला के हेड को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। बाकी और जो आईडी कनेक्टर वगैरह हैं जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं पावर सप्लाई के लिए, या जो केबल वगैरह लगी रहती हैं बहुत सारी, इसमें कनेक्टर लगे होते हैं वायर्स, तो उसके थ्रू सिग्नल वगैरह जाता है, उसी हिसाब से चलता है ये। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल हार्ड कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क। तो फिजिकल कंपोनेंट अगर समझाने के लिए पूछते हैं तो आपको ये पूरा डायग्राम या तैयार कर लेना है, और इसके कंपोनेंट आपको बना के और पॉइंट करके दिखाते हैं। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ लॉजिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो वो हम वापस चलेंगे अपने इसमें। तो ये था जो हार्ड डिस्क का पूरी जानकारी थी। हार्ड डिस्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं, काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना है परमानेंटली। अब मैं थोड़ा सा इसका एक और लॉजिकल कंपोनेंट समझा देता हूँ। तो लॉजिकल कंपोनेंट देखो बच्चों, जो पूरा अगर जितने भी प्लेटर मैंने दिखाए थे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। जब हार्ड डिस्क में केवल एक प्लेट नहीं, वो भी तो मैंने केवल एक प्लेट आपको दिखाई है, लेकिन पूरा जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा रहता है। मल्टीपल प्लेट होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और बीच में एक पूरा समझो कि ये स्टैंड जैसा है, ये आपका प्लेट है पूरा का पूरा हार्ड डिस्क का, ऐसे ऐसे डिज़ाइन होता है। अभी हम क्या समझ रहे हैं? अभी हमने वहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट समझा, तो अभी हम क्या समझने वाले हैं? लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क। लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क। लॉजिकल कंपोनेंट में अगर हम पूरे प्लेटर को ध्यान से देखें तो प्लेटर में बीच में एक मोटर लगी हुई है, यही मोटर का जो पार्ट है पूरा, क्योंकि प्लेटर केवल एक नहीं होती, हजारों नीचे तक जितनी बड़ी हार्ड डिस्क रहेगी अलग अलग लेयर में। और ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, जो मैं अभी कंपोनेंट बता रहा हूँ वो है लॉजिकल। सिलेंडर, सिलेंडर के शेप का बनी रहा है, तो ये जो आउटर पूरा का पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बच्चों सिलेंडर। अब प्लेटर के अंदर समझ लेते हैं। तो जैसे आपने कभी स्टेडियम वगैरह में या किसी ट्रैक पे रन किया हो आपने, तो या सीडी का ही अगर आप सीडी डीवीडी अगर आप ध्यान से देखते हो, तो छोटे छोटे अंदर बच्चों यहाँ पे डेटा के ट्रैक होते हैं। ये जो मैं सर्कल ये पूरा बना रहा हूँ ना, ये पूरा सर्कल ही ट्रैक बोला जाएगा। तो कोई पूछेगा कि ट्रैक क्या है, तो ट्रैक यहाँ पे हार्ड डिस्क का एक लॉजिकल कंपोनेंट है। तो ये हो गया ट्रैक, ठीक है। सिंगल सिंगल ट्रैक है, तो रनिंग ट्रैक जैसे होते हैं, आपने ओलंपिक या कोई भी इंडियन गेम्स में भी रनिंग के ट्रैक आपने देखे होंगे, तो पूरा एक 800 मीटर का 400 मीटर का सर्कल वाला शेप होता है। तो जो पूरा एक राउंड आपका ये एरिया है ना, इसी को हम बोल रहे हैं बच्चों ट्रैक। तो ट्रैक आपका कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं बोला जाएगा, है ये लॉजिकल। हम हमारे हिसाब से एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट उसको हम विजुलाइज करते हैं कि ये जो पहला ट्रैक है, फिर दूसरा ट्रैक, और डेटा भी इसमें इसी हिसाब से सेव किया जाता है। अब अगर मैं किसी ट्रैक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं,
ये आपका ट्रैक का छोटा छोटा पार्ट बना दिया यहाँ से। तो ये जो पूरा एरिया है मिस, सिंगल ट्रैक में भी हो सकता है छोटा पार्ट, और बहुत सारे ट्रैक को मिला के भी हम बहुत सारे पार्ट बनाते हैं। तो ये जो अंदर वाला जो सिंगल स्लाइस बना रहे हैं ना, उसको बोलते हैं बच्चों सेक्टर। तो याद रहेगा, सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर, तीन चीज़ें आप याद रखो। ये कंपोनेंट बोले जाते हैं लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क। तो सिलेंडर कौन सा है, ये पूरा का पूरा जो आउटर लेयर, तो आप बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना के आप समझा सकते हो। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सिलेंडर, एंड द प्लेटर्स के जो दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है जो सर्कुलर पूरा ये एरिया है, उसको बोलते हैं ट्रैक। और जो ट्रैक है, ट्रैक भी हमारा मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ट्रैक के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं सेक्टर। बाकी इनपुट आउटपुट के जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल कराए थे वो अच्छे से कर लेना कि कौन से इनपुट हैं कौन से आउटपुट हैं, वो आप तैयार कर लेना। अब आते हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में आपको यही सब जो मैंने अभी बताया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की अच्छे से पहचान, ये आप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि गलत करके आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट से भी मिलते हैं। तो कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ये पूरा चैप्टर वही है, लाइट, पेंट, टच स्क्रीन, ग्राफिक। तो बाय नेम इसको पढ़ते जाना, डायग्राम दिमाग में रहेगा, और इनपुट आउटपुट भी आपको क्लियर रखना है। माइक्रोफोन आ गया तो ऐसा नहीं कि माइक्रोफोन तो आवाज़ करता है, आवाज़ ये आपसे लेता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये आपका माइक्रोफोन जो है वो इनपुट होगा और हेडफोन जो है वो आउटपुट होगा, तो ध्यान रखेंगे। स्कैनर क्या है, इनपुट है। ये आप अच्छे से बिल्कुल करके आना इसको। वेब कैम क्या है, तो कैमरा है तो फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है इसका मतलब इनपुट कर रहा है, वो रिकॉर्ड ले रहा है। सीसीटीवी कैमरा है तो सीसीटीवी कैमरा है तो वो इनपुट ही है, बिकॉज रिकॉर्डिंग कर रहा है वो। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में अब मुझे बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, देखो कौन आंसर कर रहा है। जो एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसके पीछे एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, लाइन खींची होती है, वो कौन से मटेरियल की होती है, ये बताया। ये ब्लैक कलर का जो ये है, ये पट्टी लगी हुई कौन सा मटेरियल है, कौन सी स्ट्रिप है, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रिप। किस मटेरियल की स्ट्रिप होती है ये, आंसर करें। मैग्नेट। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल, इसको याद रखना है। आजकल ज़माना एसएसडी का है, पहले एसएसडी नहीं थी तो हार्ड डिस्क से ही काम होता था। एसएसडी जो है वो थोड़ी सी फास्ट डिवाइस है, तो याद रखना है आपको, मैग्नेटिक मटेरियल से ही आपकी बना होता है जो डेबिट कार्ड, और पीछे जो क्रेडिट कार्ड के पीछे जितने भी स्ट्रिप बनी होती हैं, दीज स्ट्रिप्स आर 50% आपका एमसीक्यू है और 50% इसमें लिखने वाला। एमसीक्यू भी जब इसको तैयार करेंगे तो आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं सबका नाम और फुल फॉर्म एक जगह लिस्ट बना के रख लो, उसको याद रखना, उसको तैयार हो जाएगा। अब एक टॉपिक और है, थोड़ा सा उसको मैं बता दूं। सभी वही है, पूरा चैप्टर ही इनपुट आउटपुट पे ही है, तो डिवाइस लिख लिया एक जगह, कौन इनपुट है क्या इनपुट है, ये पूरा चैप्टर वही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये चैप्टर पूरा नहीं करना, ये तो डिटेल में हम क्लास में जब मिलेंगे तो करेंगे। इसमें क्या करना है, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की का मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत तरह की मेमोरी होती है, जिसमें हमने अभी कुछ नाम लिया भी था, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कि कौन सी मेमोरी स्लो है कौन सी मेमोरी फास्ट है। ठीक है, किसकी साइज़ ज़्यादा होती है किसकी साइज़ कम होती है। जो मैंने अभी दो चार नाम लिए थे तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ से जब नीचे जा रहा हूँ तो मेमोरी साइज़ बढ़ेगी यहाँ पे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है ये। तो साइज़ बढ़ेगी ऊपर से नीचे जब जाएंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, इसी को याद रखना आप। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्पीड ऑफ द मेमोरी। तो जैसा मैंने एरो लगाया है ना, ऊपर की ओर जाऊंगा तो स्पीड बढ़ रही है, और नीचे की ओर आऊँगा तो क्या बढ़ रही है, मेमोरी की साइज। तो ये ट्रायंगल आपको समझना है और इसको याद भी कर जाना, ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको करने में एमसीक्यू हुआ चाहे लिखना हुआ कि कौन सा फास्ट होता है कौन सा स्लो। तो जो सबसे फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर उसको बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर, सबसे ऊपर है वो है सीपीयू रजिस्टर। तो रजिस्टर भी एक मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, और जिसको बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी।
उसके बाद नंबर आता है, अभी मैंने नाम लिया भी था, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दूसरे नंबर पे आती है। फिर तीसरे नंबर पे आप आ गया यहाँ पे रैम। उसके बाद से आपका एसएसडी। एसएसडी के बाद से आएगा हार्ड डिस्क और रोम। ठीक है, ये आपका मेमोरी का हायरार्की है। तो इसको समझ, ये ट्रायंगल समझ में कैसे आएगा, तो जैसा मैंने एरो बनाया, एरो को ध्यान से समझो, समझ में आएगा। तो जब नीचे से ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, इधर नीचे आ रहे हैं, तो साइज बढ़ती है, मतलब ये इसका अमाउंट कम होता है, इसका अमाउंट उससे ज़्यादा होता है, इसका अमाउंट उससे ज़्यादा होता है, मेमोरी की साइज। लेकिन जब स्पीड देखते हैं ना, तो सबसे फास्ट स्पीड रहेगी सीपीयू रजिस्टर की, मतलब सबसे स्लो रहेगा आपका हार्ड डिस्क और रोम। उससे फास्ट हो जाता है एसएसडी, जो आजकल चल लगा रहे हैं हम अपने डिवाइसेस के अंदर। फिर उससे आपका फास्ट हो जाता है रैम, और रैम से फास्ट होता है बच्चों कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी से फास्ट होते हैं सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक कर लेंगे। अब एक और था इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ, बस लास्ट टॉपिक। अब जो आपको जो तैयार टॉपिक अलग से तैयार करना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और पहले जाता हूँ, तो विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, उसके बाद से विंडोज़ एक्सपी आया था, विंडोज़ एक्सपी, और विंडो विस्टा आया था बीच में, विस्टा। फिर आजकल जो आप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 10 या 11 आजकल चल रहा है, जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। तो विंडोज़ 8, 8 से पहले 7 भी चला था, 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। उसी तरह एक दूसरा आता है लाइनेक्स। ये बिना कंपनी वाला है, जिसको बोलते हैं ओपन सोर्स है ये, मतलब इसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक आप मैकबुक वगैरह में या उसमें यूज़ करते हो, वो भी है। बाकी आपने एंड्रॉयड अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, एंड्रॉयड इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा है एप्पल वगैरह में कौन सा यूज़ होता है, मैकबुक में कौन सा यूज़ हो रहा है, मैकिंटोश। मैकिंटोश ओएस मैकबुक में होता है। अब अगर मोबाइल में आ जाएं, तो मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ हो ही रहा है। अगर एप्पल का मोबाइल है तो आई ओ एस उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट हैं उसको देख लो बस लास्ट। पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं, दो पार्ट हैं बच्चों, कर्नल और सेल। तो दो इसके मेन पार्ट हैं, कर्नल और सेल। अब समझना कैसे है इसको, अंदर वाला जो पार्ट है वो बोला जाता है कर्नल, और उसके बाहर जो पार्ट है वो है आपका सेल। तो हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, हम मोबाइल चला रहे हैं, इट मीन्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं। अगर हम लैपटॉप चला रहे हैं तो विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। तो हम जो है एज ए यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं, बाहर जो है यूज़र है। तो यूज़र बात करता है सेल से, और सेल बात करता है कर्नल से। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो कुछ इस तरह का लेयर है। सबसे आखिर में किसका नंबर आ रहा है, हार्डवेयर जो लगा हुआ है, जिससे आप कमांड देते हो, हार्डवेयर। और हार्डवेयर से बात करता है कर्नल, और कर्नल से बात करता है सेल। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, याद भी कर लेना। और सेल से बात कौन कर रहा है, यूजर। मतलब आप जब सिस्टम चला रहे हो तो आप बात कर रहे हो सेल से, सेल आपकी बात पहुंचा रहा है कर्नल से, और कर्नल फिर काम करवा रहा है हार्डवेयर से। तो यही जो दो पार्ट हैं, इसके दो लेयर हैं, यही आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आप अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का सारा काम मैनेज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, प्लस हार्डवेयर को भी वो मैनेज कर रहा है। स्कैनर, प्रिंटर, जितनी भी डिवाइसेज आपकी सिस्टम से लगी होती हैं सबको चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करता है, और उसमें कर्नल रोल प्ले करता है हार्डवेयर को चलाने।